तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, वर्क, थर्मोडायनामिक वर्क, और उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके बाद हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, इस तरह से ये 8 टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, सो बगैर किसी देरी के हम उसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी। जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको पहले भी डिस्कस किया है, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय एनी केमिकल सिस्टम एंड दैट मे बी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एक केमिकल सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू वांट टू डिराइव internal energy in the form of mathematics, that will be equals to like this. Okay, that is equals to delta U is equals to Q plus W. Okay, let me explain about the meaning of this symbol. U is nothing but the internal energy of that particular system. After that, Q is nothing but the heat supplied to that system. Okay, after that, W is the work done by that system or on that system. Okay, so I hope you understand the internal energy. What do you mean by internal energy? Internal energy is the energy possessed by any chemical system due to the kinetic and potential energy of that particular molecule. ठीक है, समझ में आया आपके सबके? इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी केमिकल सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, उसका समेशन, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम किसी भी केमिकल सिस्टम का एग्जैक्ट उसका कितना है, एब्सोल्यूट उसको मेजर नहीं कर सकते। बस हम क्या मेजर कर सकते हैं, उसमें चेंज कितना हुआ, एब्जॉर्ब कितना हुआ, रिलीज कितना हुआ, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है हमारी दूसरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, और वो क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, दूसरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एंथैल्पी। अब एंथैल्पी जैसे कि आपको कहा गया है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का हीट कंटेंट कितना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट कितनी सप्लाई हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी। अब एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. ओके, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इन केस ऑफ डेफिनेशन, दैट विल बी लाइक दिस: एंथैल्पी इज नथिंग बट द टोटल हीट कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, which is denoted by capital H. Okay, if you want to talk about mathematical expression of this thermodynamic property, that will be equals to like this: delta H is equals to U plus PV. Okay, let me explain you about the symbol which is involved in the mathematical expression of enthalpy. H is nothing but the enthalpy of that system. Okay, after that U is, as we discussed earlier, internal energy of that system. After that P is nothing but the pressure of that system, and V is nothing but the volume of that system. Okay, so this is all about the enthalpy. Enthalpy means what? Total heat content of any chemical reaction. किसी भी chemical reaction में heat का content कितना है, कितनी heat सप्लाई की जा रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट द हीट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी यहां पर दिया है, दैट इज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ओके, इन द फॉर्म ऑफ चेंज, इफ यू वांट टू डिफाइन इट इन द फॉर्म ऑफ चेंज, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। ओके, this expression you just need to remember. The diagram is talking about the change in enthalpy. As we increase the pressure, volume will going to decrease. As the volume get decrease, enthalpy according to that particular condition, if it is exothermic or endothermic, as you know that exothermic means heat will
it will release from the chemical reaction, and endothermic means it will absorb from the chemical reaction. So this is all about the enthalpy. Enthalpy is nothing but the total heat content of any chemical reaction. Next topic we want to talk about, that is the another thermodynamic property, that is entropy. Okay, now we want to talk about the another thermodynamic property, that is the entropy. Entropy is nothing but the randomness of any chemical system. What do we mean by randomness? If the molecule is very close to each other, then we can say entropy is very less. As we know that in case of solid, liquid and gas, can you tell me in which case the molecule is very closer? In case of solid. Solid के केस में आपने देखा होगा जो मॉलिक्यूल है क्या है, एक दूसरे से बहुत नजदीक है. लिक्विड के केस में कैसा है, मॉडरेट है. और गैस के केस में कैसा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, दूर है. तो एंट्रोपी आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि किसी केमिकल सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, मतलब मॉलिक्यूल कितने एक दूसरे से दूर है या फिर नजदीक है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी. अगर टर्म के केस में अगर देखा जाए तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसका सिंबल क्या है आपका, कैपिटल एस. ओके, अब नॉर्मली अगर इसको हमको डेफिनेशन के टर्म में देखना है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द इट मेजर द रैंडमनेस ऑफ एनी केमिकल सिस्टम. ओके, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर आपको दिया है किस तरह से, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी. ओके, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी. Let me explain about the symbol which is involved in this expression. S is entropy. Okay, after that Q reversible is talking about the heat exchange during that chemical reaction. Okay, and after that T, everybody know that T is nothing but the temperature. It may be in Kelvin, it may be in Celsius. Okay, so according to that we will going to understand about the entropy. Entropy is talking about the randomness of any chemical system. किस सिस्टम में कितना randomness है, मॉलिक्यूल कितने दूर है, कितने नजदीक है, कितने पास है, इसकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है, एंट्रोपी से. जैसे यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में बताया गया है कि सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत नजदीक है. उसके बाद आपको दिए गए हैं लिक्विड के एक दूसरे से थोड़े और दूर है. उसके बाद दिए आपको गैस के. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल किसके एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, किसके है, गैस के. तो हम कह सकते हैं गैस की जो एंट्रोपी है वो सॉलिड और लिक्विड से क्या है, ज्यादा है. ओके, तो एंट्रोपी मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कितने दूर है, कितने नजदीक है, इसको हम स्टडी करते हैं इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एंट्रोपी. ओके, लास्ट now we want to talk about another thermodynamic property which is Gibbs free energy. Okay, Gibbs free energy means the energy which is available to do work. एक काम करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी है सिस्टम में, उसको हम कहते हैं Gibbs free energy. The energy required to do work, it's called as Gibbs free energy. Okay, किसी भी केमिकल सिस्टम में हमको अगर काम करना है तो उस केमिकल सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी क्या कितनी है कुछ वर्क करने के लिए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क. काम करने के लिए, प्रेशर वॉल्यूम काम करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से दिया गया है आपको, G is equals to H minus TS. ओके, G is equals to H minus TS आपको यहां पर कहा गया है. ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें आपको कहा गया है कि गिब्स फ्री एनर्जी ये किसके इक्वल है, एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर और हमारा एंट्रोपी. ओके, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द सिंबल विच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सप्रेशन. G is nothing but the Gibbs free energy of that particular system. After that H is nothing but the enthalpy. After that T is nothing but the temperature, and S, as we already discussed, S is entropy of that particular system. So I hope you will remember that.
Gibbs free energy is nothing but the energy which is available to do chemical work in a system. It's called as Gibbs free energy. Let me explain again about the mathematical explain, which is equals to G is equals to H minus Ts. I hope you will remember that. Now we will have to move toward the next thermodynamic property, which is heat capacity. Okay, heat capacity of any chemical system. Heat capacity means how much energy is required, as the definition suggested here. It is like that: heat required to rise the temperature from 1 Kelvin. किसी भी केमिकल सिस्टम में अगर हमको 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस हमें जितनी जो हीट लगेगी उसको कहते हैं हम हीट कैपेसिटी. मान लो आपके पास 10 ml वाटर है और उस 10 ml का वाटर का टेम्परेचर आपको 1 केल्विन से बढ़ाना है. ओके, कितने से? 1 केल्विन से. तो उस 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए जो हीट आपको लगेगी उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. एज द डेफिनेशन सजेस्टेड हियर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 केल्विन. 1 केल्विन से अगर हमको किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट हमें लगेगी उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी. दैट विल बी इक्वल्स टू, it is denoted by capital, heat capacity is denoted by capital C. Okay, so capital C is equals to change in Q divided by change in T. D, small d is talking about the change. Okay, so if we want to mathematically express it, it will be capital C is equals to change in Q divided by change in T. So this is all about the हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी मतलब आपको समझ में आई क्या? हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी केमिकल सिस्टम का अगर आपको 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए आपको जो हीट लगेगी उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. ओके, सो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस की होगी, अलग अलग होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दी है हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस की. कॉपर की आपको कितनी दी है? यहाँ पर कॉपर की आपको दी है 0.385. उसके बाद आपको दी है मैग्नीशियम की, दैट इज 1.02. उसके बाद आपको वाटर की दी है 4.184. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हीट कैपेसिटी विल गोइंग टू इंक्रीज. सो एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज द वर्क, बट नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक वर्क. ओके, इट विल बी डन इन केस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम. प्रेशर वॉल्यूम के केस में जो होगा उसको हम कहेंगे thermodynamical work, and as you already know that it is denoted by capital W. Okay, so energy transfer by a system, and due to that it will going to expand or contract against the external pressure. It's called as work. If we transfer little bit of energy to the system and due to that that system will going to expand or contract, एक तो बढ़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, तो उसके अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर और उसकी वजह से जो काम होगा उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिकल वर्क. जैसे आपको यहां पर ये डायग्राम दी है, ठीक है ना. इस डायग्राम में आपको क्या दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक पिस्टन है. ओके, और पिस्टन के अंदर क्या है, एक गैस का कुछ वॉल्यूम है. जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, क्या किया आपने, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो पहले उसका हाइट कितना था, हाइट इतना था. देखो आप देख सकते हैं यहां पर इतना हाइट था. ओके, अब जैसे आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, हाइट क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया. तो जैसे आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. और इसी वॉल्यूम चेंज को हम कहते हैं थर्मोडायनामिकल वर्क. ओके, मोस्टली इट इज डन इन केस ऑफ गैसियस स्टेट. ओके, तो वो जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ओके, अब इसका जो मैथमेटिकल वर्क है, आई मीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम. अब इसमें क्या होगा, आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो किसमें चेंज होगा, ओनली वॉल्यूम में. और वॉल्यूम के चेंज होने के बाद जो काम होगा उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वर्क. ओके,
कब हम उसको कह सकते हैं? अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया और उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम में क्या हो रहा है, आई मीन वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वर्क। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द टर्म विच इज इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन। वर्क, W is equals to work, P external means whatever the pressure we applied during the course of chemical reaction, उसको हम कहते हैं external pressure, and delta V is nothing but the change in volume after the applying of external pressure. ठीक है, so this is all about the sixth thermodynamical property. Let me explain again about the next thermodynamic property, which is isothermal process. Iso means same, thermal means टेम्परेचर। ओके, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं इसको, इस तरह से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइसो मीन्स सेम, है ना, और थर्मल तो आपको ऑलरेडी पता है। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें कैसे वर्क होता है उसको हमको थोड़ा समझना है। देखिए आप इधर, अब ये अगर वर्क होगा तो हमको कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करनी है। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी आपकी, वो इस तरह से होगी। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दैट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू nRT log of V final डिवाइडेड बाय V इनिशियल। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपका किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो उसके लिए हमको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करनी है वो कैसी है, W इज इक्वल्स टू nRT log of V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। तो V फाइनल मतलब जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो वॉल्यूम होगा, ये आपका क्या हुआ, फिर ये आपका V फाइनल, और ये क्या है आपका V इनिशियल। तो उससे हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना काम हुआ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द टर्म विच इज इन्वॉल्व इन दैट। N is the number of moles of gas involved in that particular chemical reaction. After that, R is nothing but the gas constant, T is temperature, Vi is the initial value, which is like this. After that, V final is the final volume of that particular system after the doing chemical reaction. Okay, so this is all about the seventh thermodynamic property, which is isothermal process. Okay, मतलब जिसमें क्या होगा, नॉर्मली आपका प्रेशर क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर वो जो होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और लास्ट की जो प्रॉपर्टी अब हमको पढ़नी है, दैट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, इस लॉ का कहना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो हीट जो है इट विल गोइंग टू इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच इज टेकन बाय दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहां पर आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी होगी, उसकी हीट कंटेंट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड हो, पाथ पे डिपेंड होगा क्या, नहीं होगा। जो पाथ वो केमिकल रिएक्शन ने फॉलो किया है उस पे उसका जो एंथैल्पी होगी वो डिपेंड नहीं होगी। हेंस लॉ आपको क्या कहता है, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं होगी। ओके, किस पे डिपेंड होगी, वो ऑलवेज उसमें कितने स्टेप है उस पे वो क्या होगी, डिपेंड होगी। तो ये लॉ आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इट विल बी समेशन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन दैट विल बी समेशन ऑफ enthalpy of that particular reaction in which that state is, I mean state of that step of that particular chemical reaction। जैसे एक की रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में क्या होगा, वो रिएक्शन कैसी होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, तो उसके स्टेप पर उसकी एंथैल्पी क्या होगी, डिपेंड, ना कि उसके पाथ पर।
तो इस तरह से मान लो हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये रिएक्शन क्या है, इस तरह से स्टेप है इसमें, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, तो पाथ कैसा भी हो, पाथ पे एंथैल्पी डिपेंड नहीं होगी। किस पे डिपेंड होगी? स्टेप पे। और अगर हमको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी enthalpy of that particular reaction will be delta H is equals to delta H1, delta H2 and delta H3. So likewise we will calculate the enthalpy of any chemical reaction. लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हेंस लॉ ऑफ समेशन आपको क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उस केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड होगी? स्टेप पे, ना कि किस पे डिपेंड होगी? पाथ वो जो उसने फॉलो किया है, जो रास्ता उसने फॉलो किया है उस पर डिपेंड होगी क्या? नहीं। किस पर डिपेंड होगी फिर? स्टेप पर। तो हमको अगर एंथैल्पी करना है तो पूरे स्टेप की जो एंथैल्पी है उसको क्या करना है? हमको ऐड करना है और फिर हम उस रिएक्शन की क्या करेंगे? टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगेन। पहले हमने क्या पढ़ा? इंटरनल एनर्जी, उसके बाद enthalpy, entropy, after that Gibbs free energy, work, after that heat capacity and isothermal work, और लास्ट में हमने पढ़ा Hess law of summation। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे टॉपिक थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो।